हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अगर आपने इस चैप्टर की जो और भी कई सारी वीडियोस हैं जिसमें हम लोगों ने कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, फिर उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। पिछले 2 पार्ट्स में 2 या 3 पार्ट हो चुके हैं, वो आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में कि क्या होती हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो आपने पिछली वीडियोस में देख लिया है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जैसे एम और एन रिसेप्टर, उस पर जाके बाइंड करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। और एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसी रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर लेते हैं लेकिन अपना एक्शन नहीं शो करते हैं। लेकिन वो इसलिए बाइंड करते हैं जाके कि जो एसिटाइल कोलिन है वो जाके बाइंड ना कर पाए, वो क्या जाके बाइंड ना कर पाए। मान लीजिए एक जगह है, एक कुर्सी है, अब वहाँ पे कोई आके बैठने वाला है जो जिसकी वो असल जगह है। जब वो बैठता है तब वो अपना काम करता है, ठीक। मान लीजिए ऑफिस है आपका, आप उस ऑफिस में जाके बैठते हैं और फिर सारा काम क्या करते हैं। लेकिन मैं जाऊँ और आपकी उस कुर्सी पे आपसे पहले जाके बैठ जाऊँ और सारा सिस्टम पे मैं कब्जा कर लूँ, अब आएँ और आपको मैं बैठने ना दूँ, तो फिर क्या वो जो काम हो रहे थे पहले वो होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे ही जो एंटागोनिस्ट होते हैं, समझिए एंटी होते हैं। एंटागोनिस्ट क्या है, वो एंटी हैं, तो वो काम करने को रोक देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो रिसेप्टर्स होता है पहले जाके उस पर बाइंड कर लेते हैं। अब कोलिनर्जिक में कौन से रिसेप्टर होंगे? इसमें होंगे एम रिसेप्टर या एन रिसेप्टर। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एम रिसेप्टर पे और एन रिसेप्टर पे जाके पहले ही बाइंड कर लेते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये रिसेप्टर है एंटी कोलिनर्जिक, ठीक, कोलिनर्जिक रिसेप्टर ये है। अब एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होंगे वो जाके इसमें बैठ जाएंगे पहले ही, ठीक, इसमें जाके बैठ गए। अब जो एसिटाइल कोलिन है या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो आ रहे हैं इसमें, तो उनको जगह ही नहीं मिल रही है काम करने के लिए। अपनी कुर्सी पे अपने रिसेप्टर पे वो आके बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए कोई एक्शन नहीं शो होता है। तो ये होता है एंटागोनिस्ट, इस तरीके से काम करते हैं, ठीक। तो अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दीज आर द एंटी कोलिनर्जिक का डेफिनेशन क्या है? दीज आर द ड्रग्स विच ऑक्यूपाई द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंड डू नॉट अलाउ एसिटाइल कोलिन टू बाइंड टू द रिसेप्टर। के एसिटाइल कोलिन वो दवाएं होती हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ऑक्यूपाई का मतलब ये कि जाके पहले ही कब्जा कर लेती हैं, छिका लेती हैं, जगह को रिजर्व कर लेती हैं। और किस चीज़ को? जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है यानी एम और एन रिसेप्टर को जाके वो पहले ही घेर लेती हैं जगह को। फिर क्या होता है, जब वो घेर लेती हैं तो डू नॉट अलाउ एसिटाइल कोलिन, तो फिर एसिटाइल कोलिन को वो अलाउ नहीं करते हैं, मतलब उनको रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देते हैं। एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर से बाइंड होने नहीं देते हैं, ठीक। अब ये बात आप समझ गए कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या हैं। अब एंटीकोलिनर्जिक के कई सारे अलग अलग नाम भी हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिम्पेथोलाइटिक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पैरासिम्पेथोमाइमेटिक। माइमेटिक का मतलब होता है जो उसकी कॉपी करे, और लाइटिक का मतलब ये होता है जो उसके अगेंस्ट जाए, ठीक। तो इसको हम लोग पैरासिम्पेथोलाइटिक भी बोलते हैं और एंटी पैरासिम्पेथेटिक एजेंट भी बोलते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, ठीक। ये इसके नाम है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसकी भी क्लासिफिकेशन वही है जो पिछले में था, चूँकि 2 ही रिसेप्टर है तो 2 ही रिसेप्टर के हिसाब से इसको क्लासीफाई करेंगे। तो एक होगा एंटी मस्करेनिक, यानी जो मस्करेनिक जो एम रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेंगी कुछ दवाएं, और कुछ ऐसी होंगी जो निकोटिनिक क्या है रिसेप्टर से उसको जाके ब्लॉक कर देंगी। तो एंटी मस्करेनिक एजेंट क्या है? जैसे कि एट्रोपिन हो गया, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया, ट्रोपिकामाइड हो गया, ठीक। और ऐसे ही एंटी निकोटिनिक एजेंट में है। तो एंटी निकोटिनिक एजेंट में क्या है? ट्राइमेथाफेन और पेंटोलिनियम। क्या? पेंटोलिनियम। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए? एंटी निकोटिनिक एजेंट्स के। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो एंटी मस्करेनिक एजेंट्स क्या होते हैं? तो दी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन मस्करेनिक रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एंटी मस्करेनिक एजेंट्स। ये कह रहे हैं कि वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकते हैं, क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के एक्शन को क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं।
ऑन मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करने से, ठीक है। अगर एंटी मस्करेनिक होगा तो मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करने से रोक देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी मस्करेनिक एजेंट्स। उसका एग्जांपल क्या है, जैसे एट्रोपिन। ये एट्रोपिन क्या करता है, ये एंटीकोलिनर्जिक है या एंटीकोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि एम रिसेप्टर पे काम करता है। किस पे करता है, एम रिसेप्टर पे काम करता है। अब ये क्या करता है, एट्रोपिन के बारे में देख लेते हैं। तो एट्रोपिन इट इज़ मोस्ट कॉमन एंटी मस्करेनिक एजेंट। ये जो एट्रोपिन है ये बहुत फेमस दवा है, ये मोस्ट कॉमन एंटी मस्करेनिक एजेंट है, ठीक है। यानी एम रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला सबसे फेमस दवा कौन सी है, एट्रोपिन। इट इज़ एन एल्कलॉइड, ये एक एल्कलॉइड है, एंड ब्लॉक्स दी ऑल दी टाइप्स ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर्स। और मस्करेनिक रिसेप्टर के जितने भी टाइप्स हैं सबको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। जैसे M1, M2, M3, M4, M5 जो भी हैं सबको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है ये। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है, तो ये कहाँ पे काम करेगा, तो आपको पता है कि ये हमारे जो ऑर्गन्स है उसी पे काम करेगा, जो बॉडी के पार्ट्स हैं। तो क्या, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आई हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सिक्रेशन हो गया यानी ग्लैंड्स वगैरह जहाँ से हैं। और किस पे काम करता है, GIT पे काम करता है। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करता है, तो क्या काम करता है, जब उस पर बाइंड करता है, तो मतलब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स पे जाके ये ऑक्यूपाई कर लेता है, तो क्या करता है, वहाँ पे ये माइल्ड स्टिमुलेशन करता है, यानी ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव कर देता है, ठीक। और आई पे काम करता है तो क्या करता है, माइड्रियासिस करता है, यानी उसको डायलेट कर देता है, यानी इसको आँख के पुतली को साइज़ को बढ़ा देता है। ऐसे ही जब सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करता है तो क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया, यानी शुरू में तो ये ब्रेडिकार्डिया करता है, यानी हार्ट रेट को क्या करता है, कम कर देता है। फिर देन ट्रेकिकार्डिया, फिर क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। जब दवा खाएंगे तो तुरंत थोड़ा सा इसका ऐसा एक्शन दिखेगा कि उसका हार्ट रेट कम हो रहा है, लेकिन फिर बाद में हार्ट रेट बढ़ जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन करवा देता है, यानी जो हमारा ब्रोंकाई है, अगर किसी को अस्थमा की बीमारी है तो ये दवा देंगे तो उसको फ़ायदा होगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, तो अब जो डायलेट कर देगा तो आराम से वो सांस उसको पहुंच जाएगा। तो ये क्या करता है, सेक्रेशन पे काम करता है, यानी जो हमारे ग्लैंड्स हैं उस पे काम करता है। तो क्या करता है, सेक्रेशन ऑफ स्वीट सलाइवा एंड गैस्ट्रिक आर रेड्यूस्ड। जो मतलब हमारे पसीना निकलता है, जो है जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उस पे काम करता है और उसको ब्लॉक कर देता है, यानी पसीने को बहने नहीं देता है, पसीना को कम कर देता है। ऐसे ही जो हमारा सलाइवा है, जो हमारे माउथ से निकलता है सलाइवा, तो उसको भी कम कर देता है। ऐसे ही जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए HCl वगैरह जो भी हैं, तो उन सबको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, उसके सेक्रेशन को रोक देता है, ठीक। तो जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें इसको देते हैं ताकि ये सारे सलाइवा वगैरह ना निकलें, ठीक है। और GIT पे काम करता है तो क्या करता है, रिलैक्सेशन करवाता है, डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, और पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को क्या करता है, कम कर देता है। जब रिलैक्सेशन हो जाता है यानी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है, जो भी मतलब मटेरियल होता है वो आगे बढ़ता रहता है। और जब रिलैक्सेशन करा देता है तो फिर पेरिस्टाल्टिक मोमेंट रुक जाता है, तो फिर क्या होता है, जो हमारे पेट की जो चीज़ें होती हैं वो रुकी रहती हैं, वैसे ही आगे नहीं बढ़ती हैं। सो इट इज़ एन एंटी स्पाज्मोडिक एंड एंटी डायरियल ड्रग। तो इसको एंटी स्पाज्मोडिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, यानी पेट में अगर दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, तो ये दवा देते हैं अगर एट्रोपिन, तो पेट का जो ऐंठन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पाज्म होता है उसको ठीक करता है। ऐसे ही डायरिया वगैरह है, दस्त है, तो उसको भी ठीक करता है। अब इसके इंडिकेशन क्या क्या है, यानी कब कब इसको यूज़ करते हैं, तो पोपिल को डायलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, प्री एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं, यानी जब एनेस्थेटिया किसी को दे देते हैं, एनेस्थेसिया जानते होंगे आप, यानी कि जब किसी को ऑपरेशन वगैरह करना रहता है तो उसको एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं ताकि उसके बॉडी को सुन किया जाए, अनअवेयर किया जाए। तो उस कंडीशन में देते हैं हम लोग क्या, एट्रोपिन, उससे पहले एनेस्थेसिया से पहले, ताकि उसका जो सलाइवा वगैरह है, ऐसे ही पसीना जो निकल रहा है, ऐसे और भी जो सिक्रेशन होते हैं उस सबको रोक देता है ये, ठीक। इन ब्रोंकाइल अस्थमा में यूज़ होता है ये। और किस में होता है, हाइपर सलाइवेशन, यानी बहुत ज़्यादा सलाइवा अगर निकल रहा है तब उसमें यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, थ्रू ट्रीट डायरिया हो गया, दस्त आ रहे हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। और कब करते हैं, एंटीडोट के तौर पे यूज़ करते हैं, कब, ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग। जब ऑर्गेनो एक दवा होती है, अगर वो उसकी वजह से पॉइजनिंग हुई है किसी को, तो एंटीडोट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। तो अगर ये समझ लीजिए एक तरीके का मेरे हिसाब से ये कोलिनर्जिक ड्रग है, अगर उसको किसी ने ज़्यादा ले लिया कोलिनर्जिक ड्रग, तो ये एंटी कोलिनर्जिक अब इसको देते हैं, तब क्या होता है, एंटीडोट की तरह काम करता है और इसके असर को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। और क्या कब यूज़ होता है, हमारी होती है पार्किंसनिज्म जिसको बोलते हैं,
तो उसको भी पार्किंसन डिसीज़ को भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है। किसको? पार्किंसन डिसीज़ को। उसमें क्या होता है, जैसे देखे होंगे आपने बहुत सारे लोगों को हाथ कांपते हैं, ऐसे हाथ क्या होता है, कोई भी बॉडी का या ऐसे गर्दन उसका हिलता, सर हिलता रहता है, कांपता है, तो वो इसी डिसीज़ की वजह से होता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए ये यूज़ होता है। अब ये देख लेते हैं कितना डोज में यूज़ होता है, कितना इसको लेंगे हम। तो इसको इट इज़ गिवन IM सबक्यूटेनियस रूट। एक तो ये कि ये किससे देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। कितना देते हैं? 0.4 या 0.6 यानी 0.40 या 0.60 mg देते हैं फॉर प्री ऑपरेटिव एंड प्री एनेस्थेटिक, यानी ऑपरेशन करने से पहले, ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं किसी चीज़ का तब देते हैं, या फिर एनेस्थेसिया देने से पहले इसको यूज़ करते हैं, ठीक। और 1% सोल्यूशन इन आई ड्रॉप फॉर माइड्रियासिस। अगर कोई माइड्रियासिस वाला ड्रॉप बन रहा है, यानी आई साइज़ को बढ़ाने के लिए, कई बार आप पढ़ चुके हैं माइड्रियासिस क्या होता है, तो उसको उस वाला कोई ड्रॉप बन रहा है तो उसमें भी क्या 1% उस सॉल्यूशन में भी इसको दिया जाता है। अब इसके हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं, यानी क्या क्या इसके निषेध हैं, यानी कब कब इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, किस कंडीशन में। तो इन ग्लूकोमा कंडीशन, अगर किसी को ग्लूकोमा हो गया है तब हम लोग ये दवा यूज़ नहीं करेंगे। ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा जब आँख आदमी की ख़राब हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाता है, नर्वस सिस्टम जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो जब ख़राब हो जाते हैं तो उसको हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं। उसमें दिखाई देना बंद हो जाता है आदमी को, तो उसमें भी इसको यूज़ किया तो उस कंडीशन में यूज़ नहीं करेंगे इसको। और कब नहीं यूज़ करेंगे? इन इन्फेंट्स सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, और छोटे जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, जो डाउन सिंड्रोम, जिनको क्या है, डाउन सिंड्रोम की बीमारी है अगर, तो उस कंडीशन में भी यूज़ नहीं करेंगे। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो डिले इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। डाउन सिंड्रोम की जब बीमारी हो जाती है तो उसमें बॉडी का जो मतलब डेवलपमेंट है, बॉडी बढ़ ही नहीं रहा है, यानी उसका वेट नहीं बढ़ रहा, उसका बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसका वेट भी नहीं बढ़ता है और उसका ब्रेन भी नहीं बढ़ता है, तो उस कंडीशन में भी नहीं देते हैं। और किस में नहीं देते हैं? हाइपरटेंसिव। अगर किसी आदमी को हाइपरटेंशन की बीमारी है, यानी उसका हार्ट बीपी क्या है, हाई है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, एट्रोपिन नहीं देते हम लोग।